ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो विषय बार महत्वपूर्ण बिंदुओं की सीरीज में सबसे पहले हम लोग जानते हैं राज्य व्यवस्था और संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर संविधान होता क्या है। तो देखिए, किसी भी देश के लिए नियमों और कानूनों का वैधानिक दस्तावेज जो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों के लिए आवश्यक होता है। यानी किसी भी देश के चलाने के लिए जो कानून और नियम बनाए जाते हैं वो उस देश का संविधान कहलाते हैं। अब संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी होता है। बात की जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे जानेंगे कि संस्थाएं संविधान के अनुसार कितने प्रकार की होती हैं और उनका रूप कैसा होता है। तो बात की जाए संवैधानिक संस्थाओं की तो वे सभी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में होता है संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया और भी कई प्रकार के आयोग या संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में है वे सभी संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। वहीं बात की जाए गैर संवैधानिक संस्थाओं की तो वे सभी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में ना हो लेकिन संविधान के नियम और कानून के अनुसार बनाई गई हो, मतलब वर्णन संविधान में नहीं हो तो गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं, लेकिन नियम और कानून कायदे के अंतर्गत बनाई गई हों। अब ये संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कार्यकारिणी संस्था और दूसरी होती है संविधिक या कानूनी संस्था। तो कार्यकारिणी संस्था वह होती है जिसका निर्माण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है, जैसे नीति आयोग। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक कार्यकारिणी संस्था है। बात की जाए संविधिक या कानूनी संस्था की तो जब संसद कोई कानून पारित करे और उस कानून के तहत किसी संस्था का निर्माण किया जाए तो उसे संविधिक या कानूनी संस्था कहा जाता है। यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था होती है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आगे जानेंगे असंवैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो वे सभी संस्थाएं जो संविधान के विरुद्ध हो, नियमों और कानून के विरुद्ध हो, संविधान का उल्लंघन करने वाली संस्थाएं हों, वे सभी असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे सभी प्रकार के आतंकवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन और सभी प्रकार की नकारात्मक संस्थाएं जो कि संविधान का उल्लंघन करती हों असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। आगे देखेंगे कि संविधान का जो विकास हुआ था उसमें जो प्रारंभिक गतिविधियां हुई थी उनमें कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे चार्टर एक्ट 1600 के बारे में। तो चार्टर का शाब्दिक अर्थ होता है राजलेख। तो ये जो चार्टर एक्ट है 1600 का, ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा लाया गया था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार से संबंधित था। इस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार सौंपा गया था कि वह भारत में व्यापार कर सकती है। कभी कभी कंपनी का पूर्ण नाम पूछ लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम बताइए। तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था। हालांकि जो एकाधिकार कंपनी को चार्टर एक्ट 1600 के तहत सौंपे गए थे उसमें कुछ एकाधिकार यानी आंशिक तौर पर एकाधिकार 1813 में वापस ले लिए गए थे। चार्टर एक्ट 1600 के तहत कंपनी के व्यापार के लिए एक निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी जिसमें 24 सदस्य होते थे और यही 24 सदस्य कंपनी के व्यापार के लिए नियम और कानून बनाने का काम करते थे। इस निदेशक मंडल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। आगे जानेंगे चार्टर एक्ट 1726 के बारे में। तो ज्यादा कुछ नहीं है, जब कंपनी भारत में आ गई थी और उसने भारत में 100 वर्ष व्यापार कर लिया था तो उसका व्यापार संपूर्ण भारत में फैल गया था। तो चार्टर एक्ट 1726 के तहत बंबई, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपने अपने क्षेत्र के लिए कानून और विधि बना सकते हैं, ऐसा अधिकार चार्टर एक्ट 1726 के तहत दिया गया था। चार्टर एक्ट 1600 और चार्टर एक्ट 1726 का संबंध संवैधानिक विकास से नहीं है, ये कंपनी के व्यापार से संबंधित हैं। भारत में संवैधानिक विकास के लिए जो अधिनियम और एक्ट लाए गए थे उनको दो भागों में बांटा गया है। एक पहले भाग में कंपनी के शासन के दौरान जो एक्ट और अधिनियम लाए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम और एक्ट लाए गए थे उसको दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसे नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। याद रखिए, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट को नॉर्थ इंडिया एक्ट कहा जाता है। यहाँ नॉर्थ का मतलब उत्तर से नहीं है। हुआ क्या, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक गुप्त कमेटी की सिफारिश पर इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू किया था, इसीलिए इसे नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। कंपनी 100 वर्ष से अधिक भारत में व्यापार कर चुकी थी और इसके साथ ही कंपनी ने 1757 के प्लासी के युद्ध को जीता, 1764 के बक्सर के युद्ध को जीता और 1765 में इलाहाबाद की संधि की। यानी कंपनी व्यापार के साथ साथ भारत के राजनीति में भी प्रवेश कर गई थी और इसी राजनीतिक मूल्य को बढ़ाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहला ये था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल था उसे 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य हुआ करते थे उनमें से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो इसमें यह हो गया था कि बंगाल, मद्रास और बंबई का केंद्रीयकरण कर दिया गया था। यानी बंगाल, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे अब वो बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत काम करेंगे। यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इसी के तहत केंद्रीयकृत शासन का प्रारंभ हो गया था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था। बात की जाए दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं की तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। यानी इसके तहत कार्यपालिका का भी प्रारंभ हो गया था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। यानी न्यायपालिका का भी शुभारंभ हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड को चुना गया था। जो सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित था वह एक अभिलेख न्यायालय था और इसके खिलाफ इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में ही अपील की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। होता क्या था कि कंपनी के तहत जो कर्मचारी भारत आए हैं वह कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त अपने स्वयं को व्यापार को भी शुरू करने का काम करने लगे थे। तो इस काम को करने की रोक जो लगाई गई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लगाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसके तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ नियमों में संशोधन किया गया था, जिसमें पहला था गवर्नर जनरल और परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया था। हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ ही कंपनी के राजस्व की देखभाल का काम सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया था। इसके अतिरिक्त कई और प्रकार के क्षेत्र भी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आ रहे थे। इस वजह से कंपनी को शासन करने में समस्या हो रही थी, तो उस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत इन्हीं को दूर किया गया था। तो गवर्नर जनरल और परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर किया गया। राजस्व मंडल की स्थापना हो भी ये भी प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त जो भी कानून बनाए जाएंगे वो भारत के रीति रिवाज के अनुसार बनाए जाएंगे। इसके अलावा बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी बंगाल की सरकार ही नियम बनाएगी, यह भी प्रावधान एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत आपको ये याद रखना है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, इसके प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कंपनी के निजी व्यापार पर प्रतिबंध, उपहार लेने पर प्रतिबंध, ये सब बातें इसकी प्रमुख है। आज के लिए इतना ही, बाकी अधिनियम हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे।